हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में देखे थे। Kp कैसे लिखा जाता है, Kc कैसे लिखा जाता है और अगर गैस और सॉल्यूशन दोनों इन्वॉल्व है तो उसका K इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देखी थी। प्लस जिस रिएक्शन का Kp डिफाइंड होगा उसमें Kc भी डिफाइंड होगा और Kp और Kc का रिलेशन भी हमने देखा था कि Kp इक्वल टू Kc RT⁻ΔNg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं जस्ट दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि अपने पास कोई रिएक्शन A टाइम्स A B टाइम्स B इन इक्विलिब्रियम विद C टाइम्स C एंड D टाइम्स D है। ठीक है, तो अगर इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखना है तो Kc का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम पावर D अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम पावर B। उसी तरीके से इसका जो Kp का एक्सप्रेशन होगा वो Kp का एक्सप्रेशन होगा प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम पावर C, प्रेशर ऑफ D एट इक्विलिब्रियम पावर D अपॉन में प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम पावर A एंड प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम पावर B। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन होगा। उसके अलावा हमने देखा था कि Kp इक्वल टू Kc RT⁻ΔNg बनता है। ठीक है, Kp इक्वल टू Kc RT⁻ΔNg बनता है। हाँ, अगर कल को कोई ऐसी रिएक्शन है, मान लो A सॉलिड प्लस 2B एक्वस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद मान लीजिए आप लोग C गैस प्लस 2D एक्वस, मान लो इस टाइप का कोई इक्विलिब्रियम है आपके पास। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम में जहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन भी इन्वॉल्व है और सॉलिड वगैरह भी इन्वॉल्व है, गैस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन में भी चीज़ें हैं और गैस फेज में भी चीज़ें हैं तो ऐसे केस में बोथ Kp एंड Kc नॉट डिफाइंड, बोथ Kp एंड Kc आर नॉट डिफाइंड। लास्ट क्लास में लाके बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे केस में केवल हम K इक्विलिब्रियम लिखते हैं जिसको कुछ लोग KPC के नाम से लिखते हैं। आपको यहाँ C क्योंकि गैस है तो उसके लिए उसका प्रेशर की न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करनी है। D यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में है तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ D की जो न्यूमेरिक वैल्यू है मोल पर लीटर में उसको यूज़ करते हुए उसका स्क्वायर करना है। डिवाइड में A सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास जो होता है वो 1 होता है। B एक्वस फेज में है तो यहाँ B की कंसंट्रेशन वही है एट इक्विलिब्रियम पे और इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम पे और इसकी पावर भी 2 करनी है। ठीक है, बाकी Kp क्या है, Kc क्या है और Kp Kc का रिलेशन क्या है वो भी आपको बता दिया। तो अब अपने इस चैप्टर में जो मेन बात बचती है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि स्टार्ट बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से करूंगा क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि बिल्कुल जीरो लेवल से देखने वाले बच्चे भी इसमें हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वो धीरे धीरे आपके सामने आता रहेगा। अभी मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ भाई, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A एक्वस प्लस 2B एक्वस इन इक्विलिब्रियम विद C एक्वस प्लस D एक्वस। ये मान लो आपके पास रिएक्शन है और मैं यहाँ पे इस केस में डायरेक्टली आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A B C एंड D are respectively 0.1, 0.01, 0.2 and 0.02 मोलर। ठीक है, एंड 0.02 मोलर। ठीक, फाइंड Kc फॉर द गिवन रिएक्शन, Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का आप लोगों को जो है Kc फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से इस रिएक्शन का Kc फाइंड कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे लेकिन धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का Kc फाइंड आउट करो। तो अगर आप लोगों ने अपने आप से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लिया है तभी आप आगे बढ़िएगा। हर क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही न्यूमेरिकल बेस्ड है। हर क्वेश्चन पहले आप ट्राई करोगे और क्लास में भी मैं अच्छा खासा टाइम देता हूँ, हालांकि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ। क्लास में टाइम देता हूँ, हर बच्चे की जा के कॉपी चेक करता हूँ, ठीक है, तब जाके बच्चा जो है क्वेश्चन करता है। तो मेरे को पता है जब क्लास में बच्चे क्वेश्चन नहीं करते
तो वीडियो देखते हुए तो क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस को, ठीक है, मैं तो उम्मीद तो यही करूँगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से खुद से अटैम्प्ट करके ही सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, तो इसका तो केसी का जो एक्सप्रेशन है मैंने आपको दिया ही इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमें इक्विलिब्रियम वैल्यू ही तो चाहिए होती है केसी के एक्सप्रेशन में पुट करने के लिए। तो इसका जो केसी का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सी एक्वस है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, डी एट इक्विलिब्रियम, और अपॉन में क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो अब आपको करना ही क्या है, मैंने तो ऑलरेडी आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही दी है। तो जब मैंने ऑलरेडी आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है तो आपको बस एक सिंपल सा काम करना था, वो क्या कि यहाँ पे सी एट इक्विलिब्रियम जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रख दो। ये 0.2 दिया हुआ है सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन जो है वो 0.02 दी हुई है, ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको 0.1 दी हुई है, और बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है, 0.01 है, और 0.01 के नाते आप उसे 10⁻² लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहली बात तो ये 0.1 0.2 और ये 10⁻², एक ये कैंसिल हो रहा है, एक इधर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है आपके पास 4 × 10⁻², ठीक है, 4 × 10⁻², ये आपके पास इसके केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये तो पहला और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तो आपको डायरेक्टली के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही तो दी हुई थी, और उसी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपने केसी या केपी जो निकालना होगा वो निकाल देंगे। अच्छा, दूसरी बात, आपको हर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी जाएगी, आपको अपने आप से कई क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा। मोस्टली इनिशियल कंडीशंस की वैल्यू दी जाएंगी, तो उन इनिशियल कंडीशन की वैल्यू को रिलेट करते हुए आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ लिखनी है, और उन वैल्यूज़ की हेल्प से आपको केपी केसी की वैल्यू को केपी केसी के एक्सप्रेशन में उन्हें पुट करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको 2-2 स्टेप में काम चलाना होगा, इनिशियल को देखना होगा और इक्विलिब्रियम वैल्यू को देखना होगा, ठीक है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही देता हूँ आप लोगों को, इसको हटा दे रहा हूँ। हाँ भाई, तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, 2a+a+2b इन इक्विलिब्रियम c+2d एक्वस, ठीक है। और क्वेश्चन में आप आगे लिखो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली 0.2 and 0.3 मोलर, 0.2 molar and 0.3 molar, and at equilibrium concentration of D is found to be 0.2 molar. Then find Kc for the above reaction, Kc for the given reaction, ठीक है, Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। तो इस दी हुई रिएक्शन का आपको Kc फाइंड करना है, और इस केस में मैंने बोला ना कि आपको कुछ केस में इनिशियल वैल्यू, जनरली क्वेश्चन में आपको इनिशियल वैल्यू दी रहेंगी और उनको इक्विलिब्रियम वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए आपको जो है Kc Kp के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को अपने आप से अटैम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, और ये फील करके चलो कि हाँ मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, आप क्या कितना लिखे हो, ठीक है, ये मुझे देखना है, ठीक है। तो वही क्लास में जो एक डर का माहौल होता है, वो डर वाला माहौल कि हम टीचर कॉपी चेक करेगा, उसी चीज़ को देखते हुए आप अपनी कॉपी पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने इसको अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लिया है तो उसके बाद मेरे से सुन लो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में 2 बातें लिखनी होती है, एक तो इनिशियल क्या दिया है और इक्विलिब्रियम पे हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि केपी केसी के एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम वैल्यू काम आती है, तो a एक्वस + 2b एक्वस
इन इक्विलिब्रियम विद सी एक्वस प्लस 2d एक्वस, ठीक है। तो a एक्वस प्लस 2b एक्वस इन इक्विलिब्रियम विद सी एक्वस प्लस 2d एक्वस, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं लिखने जाऊं इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इसमें अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन लिखने जाऊं तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.2 मोलर, बी की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.3 मोलर, और इनिशियली हमें सी और डी नहीं दिया है तो हम अपने आप से 0 एंड 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यही मानेंगे कि रिएक्टेंट देते हुए रिएक्शन दी गई है। अब ये कई गधे यहाँ पे डी को 0.2 लिखे होंगे और कई मन में सोच रहे होंगे सर तो सी दिए ही नहीं, ठीक है, कईयों ने ऐसा भी सोचा होगा अपने दिमाग में। तो ये 0.2 और 0.3 इसकी इनिशियल वैल्यू है और इस सी और डी के मामले में कुछ नहीं दिया तो हम यही मानेंगे कि सी और डी इनिशियली 0 है, ठीक है। तो ये तो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन लिखने के बाद अब मैं आपसे बोलता हूँ इसको क्या लिखना है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब आपको इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखनी है तो भाई आपको थोड़ा पेन उठा के इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम आने के लिए अगर आपने रिएक्टेंट लिया है प्रोडक्ट लिया ही नहीं है तो भाई रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ तो जाएगा ना, और वो जो जाएगा वही किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। या अगर आपने रिएक्शन की शुरुआत प्रोडक्ट से की होती और प्रोडक्ट में से रिएक्शन इक्विलिब्रियम तो अचीव करेगी ही करेगी, तो प्रोडक्ट में से कुछ जाएगा और रिएक्टेंट में कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये काम आप कुछ जो बोल रहा हूँ कि कुछ जाएगा कुछ बनेगा, ये काम आपको इक्विलिब्रियम वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करना है। अब इनिशियली रिएक्टेंट इसकी वैल्यू 0.2 है, इसकी 0.3 है और ये 0 है, तो भाई इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ जाएगा और प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। हमें जनरली एक रैंडम वैल्यू x चूज करनी होती है, हाँ x चूज कर सकते हैं, 2x 3x कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली हमें एक वैल्यू x 2x रिएक्टेंट की तरफ से माइनस कर देंगे और प्रोडक्ट की तरफ में ऐड कर देंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 0.2 में से कुछ चला गया, कुछ को मैंने क्या बोल दिया, x बोल दिया, ठीक है। तो ये 0.2 में से x चला गया, इस 0.3 में से कितना जाएगा 2x, क्योंकि 1 के साथ 2 जा रहा है, तो 1 के साथ 2 जा रहा है तो x के साथ जो है 2x जाएगा। अब वही बात 1 से 1 बन रहा है तो इस x के चलते ये कितना बनेगा x बनेगा, और फिर यही x के चलते 2 बन रहा है तो यहाँ x के चलते 2x बनेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करूँ आपके सामने तो अभी इस क्वेश्चन में D एट इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो D की है वो मेरे अकॉर्डिंग 2x होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वो वैल्यू 0.2 दी हुई है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D ही दी हुई है 0.2 मोलर, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू 0.2 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 0.1 है, और अगर x की वैल्यू 0.1 है तो अपने आप यार समझ में आ रहा था कि D अगर 0.2 बना है तो इसके करस्पॉन्डिंगली A और B की कितनी अमाउंट कंज्यूम हुई होगी या उसके करस्पॉन्डिंगली C कितना बना होगा, वो तो एक नॉर्मल स्टाइक्योमेट्री है, ठीक है। तो फिर भी मैंने आपको बच्चों टाइप मैथमेटिकल तरीके से भी करवा दिया कि इसमें से कुछ घटाओ इसमें से कुछ बनाओ, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसका फ़ायदा उठाओ। 2x बराबर 0.2 है यानी x बराबर 0.1 है, तो ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कितनी है, ये तो 0.2 ऑलरेडी दी हुई है 2x, ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कितनी है 0.1। अच्छा, ये वैल्यू भी जब आप 0.3 माइनस 2x करोगे तो ये भी आपके पास 0.1 ही आ रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू भी आपके पास जो है वो 0.1 ही आ रही है, दोनों वैल्यूज़ 0.1 और ये C भी 0.1 आ रहा है। तो अब आपने इस तरीके से इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर दिया और अलग अलग वैल्यू भी आपको दिख रही है। अब इसके Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके Kc का एक्सप्रेशन होगा C एट इक्विलिब्रियम पावर C, D एट इक्विलिब्रियम पावर D, यानी इसकी C की पावर 1 और D की पावर 2, फिर A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की पावर 1 और B की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारे सामने हैं, इस वैल्यूज़ को जब हम रखेंगे तो 0.1 फिर 0.2 का स्क्वायर डिवाइड में फिर 0.1 और 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू जब आप रखते हो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू बस मैं ये आपको फील करवाना चाह रहा हूँ कि आपको इनिशियल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कई क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है, किसी में इनिशियल प्रेशर लेना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में हमें इनिशियल मोल भी लेना पड़ जाता है, फिर हम उसी कंसंट्रेशन प्रेशर या मोल की हेल्प से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रेशर या मोल लिखते हैं, ठीक है। और जनरली हम यही करते हैं कि रैंडमली रिएक्टेंट में से कुछ घटा देते हैं, प्रोडक्ट में कुछ जोड़ देते हैं, या प्रोडक्ट में से कुछ घटा देते हैं और रिएक्टेंट में कुछ जोड़ देते हैं,
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम वैल्यू लिखते हैं और उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो ये कई केस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या प्रेशर पता रहता है, हम केपी केसी निकालते हैं, और कुछ क्वेश्चन में केपी केसी की हेल्प से आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालोगे। कोई एक वैल्यू, दो वैल्यू अननोन रहेगी, वो हम उस एक्सप्रेशन में पुट करके, और केपी केसी दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही हमें अक्सर करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन लिखो, NH3 gas is taken along with NH4HS solid अमोनियम बाईसल्फाइड। नेमिंग वगैरह मैंने बहुत पहले सिखाई है आपको, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो NH3 गैस इज टेकन अलॉन्ग विद NH4HS सॉलिड in a closed container at initial pressure, इनिशियल की जरूरत नहीं है, at pressure 0.5 atm, at pressure 0.5 atm, then and at equilibrium total pressure is found to be 1.7 atm. then find Kp for reaction मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस रिएक्शन का Kp आपको फाइंड आउट करना है। NH4HS सॉलिड in equilibrium with NH3 गैस प्लस H2S गैस। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड करना है, Kp आपको फाइंड करना है। जो दिया है वो क्वेश्चन में अच्छे से समझो और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। 0.5 atm लिखा है ये, 0.5। ठीक है, तो 0.5 atm प्रेशर पे है और उसके बाद हमारे पास टोटल प्रेशर 1.7 atm हो गया। तो आप लोग इसका Kp फाइंड करो, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देने के बाद जब मैं अक्सर बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे बहुत खतरनाक आंसर दिखाई देते हैं क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर सिंसियरली किया है तो आप लोगों में भी कुछ बच्चों ने वैसी कुछ मिस्टेक्स करी होंगी। ठीक है, पहले तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने किया है, बस आप वीडियो देखते नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ H2S है यार, H2S गैस, H2S। ठीक है, H2S गैस है, इसके साथ इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप केवल वीडियो देख नहीं रहे हैं, इसे पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे करते हैं मैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर लिखते हैं। इनिशियल प्रेशर के नाम पे कितना लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे 0.5, इसके नीचे लिखेंगे 0.0। ठीक है, उसके बाद एज यूजुअल मैंने उनको बताया हुआ है कि रिएक्टेंट में से कुछ घटा दो, प्रोडक्ट में कुछ बना दो। तो एट इक्विलिब्रियम वो करेंगे 0.5 माइनस एक्स और x। हो सकता है आप में भी किसी बच्चे ने ऐसा कुछ किया हुआ हो। ठीक है, तो यार मैं कैसे आपको समझा पाऊँगा फिर। ठीक है, आप लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे सकते हैं, ज़रा सोचो आप अपने दिमाग में कि आप अमोनियम बाईसल्फाइड जो कि सॉलिड है और उसके नीचे आप प्रेशर के नाम पे 0.5 लिख रहे हो। ऐसा करते हुए आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी। ठीक है, कि आप सॉलिड के नीचे प्रेशर लिख रहे हो 0.5 atm। प्रेशर किसी गैस का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें बोला गया है कि अमोनिया गैस इज टेकन अलोंग विद NH4HS सॉलिड। ठीक है, 0.5 atm प्रेशर पे। तो ये 0.5 atm प्रेशर भाई मेरे अमोनिया गैस का प्रेशर है। NH4HS का काय का प्रेशर, वो तो सॉलिड है। ठीक है, तो NH4HS का भी लोग यहाँ पे 0.5 atm, बस NH4HS का कुछ लिखना होता है। समझ में आता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, बस कुछ भी आंख बंद करके लिखते जाते हैं। सर ने बोला था रिएक्टेंट में कुछ लिख देना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से कुछ घटा देना, प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, तो इस टाइप की वाहियात सी चीज़ें कई बच्चे अपनी कॉपी पे करते हैं। क्लास में तो मैंने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखता हूँ, डांटता भी हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप लोग क्या कर रहे हो वो आप लोगों के ऊपर है।
ठीक है। तो ऐसा कुछ करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप अमोनियम बाईसल्फाइड के नीचे भी 0.5 ATM प्रेशर जो है वो लिख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए था, क्या कहानी होगी इसकी? ऑब्वियसली बात है, हमें इसका Kp निकालना है तो हम इसका इनिशियल प्रेशर लिखेंगे, इक्विलिब्रियम प्रेशर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो कैसे आएगा? इनिशियल या इक्विलिब्रियम प्रेशर को सही तरीका क्या होगा इसमें लिखने का, वो सुनो आप लोग। जिन्होंने ये काम किया वो अपनी कॉपी पे एक बार क्रॉस करके नालायक जरूर लिखना, ठीक है। हाँ, तो मैं इनिशियल प्रेशर के नाम पे लिख रहा हूँ, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। तो भाई इनिशियल प्रेशर जो 0.5 ATM दे रखा है, इतनी कॉमन सेंस लगाओ, ये अमोनिया गैस का प्रेशर है और इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? इसका इनिशियल प्रेशर 0 है। किसका? H2S का, क्योंकि स्टार्टिंग में H2S लिया ही नहीं गया है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको हिदायत देना चाहूँगा कि जब भी आप इस टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नीचे इनिशियल या इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख रहे होते हो इस टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन के नीचे, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आपको पता है कि जो चीज़ आएगी नहीं, ठीक है, उसके ना तो इनिशियल के नाम पे कुछ आपको लिखना है, ना इक्विलिब्रियम के नाम पे आपको कुछ लिखना है। कुछ मत लिखो, इनिशियल के नीचे भी खाली छोड़ दो, इक्विलिब्रियम के नीचे भी खाली छोड़ दो, क्योंकि अगर आप कुछ लिखोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ गलत ही लिखोगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आता ही ना हो, उसके इनिशियल के नीचे भी कुछ मत लिखो और उसके इक्विलिब्रियम के नीचे भी कुछ मत लिखो, खाली रहने दो, ठीक है। तो इसको खाली छोड़ा है, 0 भी नहीं लिखना है, बस खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो इसका इनिशियल प्रेशर 0.5 था, इसका 0 था। हाँ, वेसल में ये चीज़ प्रेजेंट जरूर थी, लेकिन इसके नीचे इनिशियल के नाम पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखना है एट इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो भाई इक्विलिब्रियम प्रेशर लिखने का क्या मतलब है? आप देख रहे हो कि टोटल प्रेशर जो है वो पहले से ज़्यादा हो गया 0.5 से, और होना भी था, ठीक है। एक बात आप ध्यान दो, किसी भी रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की कभी भी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि अगर किसी के इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की वैल्यू, अगर किसी की भी वैल्यू 0 है, अगर इसकी 0 है तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम जो है वो 0 हो गया, और अगर इस नीचे वाले की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई। और के इक्विलिब्रियम की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो इसका मतलब ना तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली 0 हो सकता, ना रिएक्टेंट एग्जैक्टली 0 हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और ये इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो हमने NH4HS सॉलिड उसमें डाला है वो थोड़ा टूटेगा ताकि H2S कुछ बने, अमोनिया कुछ बने, और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है। तो अब हम ये मान रहे हैं कि इसका डिसोसिएशन हो रहा है, जो कि होगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मोक्ष का काम कौन करता है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम लाना चाहेगा, उसके लिए NH4HS कुछ हद तक डिसोसिएट करेगा, और वो जो डिसोसिएट करेगा उसके चलते मैं मान ले रहा हूँ कि अमोनिया गैस का प्रेशर जो है वो X इंक्रीज हो गया, या ये समझ लो H2S गैस का X प्रेशर बना। तो भाई जितना H2S बनेगा पैरेलल में उतना अमोनिया भी तो बनेगा। ये तो रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री है नॉर्मल सी, ठीक है। तो भाई एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसके प्रोपोर्शन में दूसरा प्रोडक्ट भी उसी टाइम पे बनेगा ही बनेगा, वो तो रुक नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर H2S गैस का X प्रेशर डेवलप हुआ तो अमोनिया का भी तो X डेवलप होगा, लेकिन अमोनिया का ऑलरेडी 0.5 भी था, ठीक है। तो नेट प्रेशर की बात करोगे तो ये 0.5 प्लस X लिखा जाएगा इक्विलिब्रियम पे, और ये X लिखा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर जो होगा वो 0.5 प्लस X, ठीक है। 0.5 प्लस X अमोनिया का प्रेशर प्लस X NH3 ये H2S का प्रेशर, और ये टोटल वैल्यू आपके पास 0.5 प्लस 2X है, जो कि क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1.7 दे रखी है। और यहाँ से आप X के लिए सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू 0.6 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली इन सब का इक्विलिब्रियम प्रेशर पता चल गया। इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो 1.1 है, और इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो 0.6 है। तो दोनों का इक्विलिब्रियम प्रेशर हमारे पास आ गया, और अगर इन दोनों का इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गया तो आप इसको अब इसके Kp के एक्सप्रेशन में, इसका Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रेशर ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम इनटू प्रेशर ऑफ H2S एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो NH3 गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर, H2S गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। और वो हमारे सामने है, कितना है? एक है 1.1 और दूसरा है 0.6। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आएगा नहीं। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं आते, क्योंकि उनका एक्टिव मास हम लोग अपने लेवल पे 1 के बराबर ट्रीट करते हैं,
ठीक है। तो 1.1 इंटू 0.6 ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 0.66, और अगर इसकी यूनिट की फॉर्म में लिखना हो तो 0.66 ATM स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस रिएक्शन का अल्टीमेटली KP बन गया। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं। अभी मैं आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको पहले के इक्विलिब्रियम और उन सबको इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सही से सोच समझ के करो। इन ए क्लोज्ड वेसल एट 1000 Kelvin temperature CO2 gas is present at 0.5 ATM pressure. CO2 gas is present at 0.5 ATM pressure. On adding graphite in it, sum of CO2 converts to CO gas, carbon monoxide gas, CO gas. If final total pressure is 0.8 ATM, विश्वास नहीं होगा ये आपको कि ये IIT लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इफ फाइनल टोटल प्रेशर इज 0.8 ATM देन फाइंड KP फॉर द रिएक्शन। विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। किस रिएक्शन का KP आपको फाइंड करना है? CO2 गैस प्लस कार्बन ग्रेफाइट, जो कि ऑब्वियस सी बात है सॉलिड है। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट इन इक्विलिब्रियम विद, किसके साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है? 2CO गैस के साथ। इस रिएक्शन का आपको KP फाइंड करना है। जितना क्वेश्चन लिखा है कॉपी पे उतारो और वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से सॉल्व करो। सोचो, इनिशियल प्रेशर 0.5 ATM था, फाइनल टोटल प्रेशर 0.8 ATM हो गया। क्यों हो गया? इनिशियली क्या लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है आपको हर क्वेश्चन में। इनिशियली क्या लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, ये कुछ बातें हमें सोचनी है। हाँ भाई, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिया है इस क्वेश्चन को। तो अगर कर लिया है तो अब मेरे से भी सुन लो कैसे करना है। अभी हमें इनिशियल प्रेशर लिखना होगा। ठीक है, और वही दो चीज़ें हमें इनिशियल प्रेशर या इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी होती है, फिर इक्विलिब्रियम प्रेशर या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखनी होती है। तो अगर मैं इनिशियल प्रेशर की बात करूं तो इसका इनिशियल प्रेशर 0.5 ATM है और इसका इनिशियल प्रेशर 0 है। ये सॉलिड है और जो सॉलिड है उसके नीचे ना तो आपको इनिशियली कुछ लिखना है ना इक्विलिब्रियम पे कुछ लिखना है, एज इट इज छोड़ दो, खाली छोड़ दो। अब उसके बाद आती है एट इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा तो भाई अभी ये CO 0 है और इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ तो CO बनेगा ना, यानी रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ठीक है, और प्रेशर बढ़ भी इसीलिए रहा है क्योंकि 1 मोल गैस रिएक्टेंट की तरफ से 2 मोल गैस प्रोडक्ट में जा रही है। ठीक है, तो गैस के मोल बढ़ रहे हैं इसीलिए तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर आपको इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर रिप्रेजेंट करना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि रिएक्टेंट में से कुछ चला गया प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट में से कुछ चला गया रिएक्टेंट बना दिया इक्विलिब्रियम वैल्यू लिखने के लिए। तो 0.5 में से कुछ चला गया, x चला गया। ठीक है, इस कुछ को अपना x मान लो। ठीक है, और जितनी x की कदर होती है वैसी कदर है इसकी। ठीक है, तो 0.5 में से कुछ चला गया x, और अगर ये x चला गया तो ये सामने क्या बन गया 2x। ठीक है, तो 0.5 में से x जाएगा, बदले में ये 2x बनेगा। ठीक है, हाँ अब बताओ आप लोग कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितने के बराबर होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर लिखना है तो ऑब्वियसली बात है ये इन दोनों प्रेशर का जो है सम होगा, यानी 0.5 - x + 2x इन दोनों प्रेशर का सम होगा।
और ये सम कितने के बराबर आ रहा है आपके पास 0.5 प्लस एक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, दो गैस हैं, अब पहले एक गैस थी अब दो गैस हैं, और उसका कुछ प्रेशर कम हो रहा है लेकिन दुगना प्रेशर बन जा रहा है। ठीक है, और ये नेट प्रेशर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.8 के बराबर, तो एक्स किसके बराबर हो गया 0.3 के बराबर। यानी CO2 का जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम पे कितना बचा हुआ है 0.2। ठीक है, 0.3 चला गया 0.2 बचा हुआ, और इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है 0.6। ठीक है, जो 0.3 गया उसका दुगना 0.6 CO गैस बन गई। ठीक, अब आप इसका KP का एक्सप्रेशन लिखोगे, और इसके KP का एक्सप्रेशन में क्या होगा, यहाँ CO गैस है तो प्रेशर ऑफ CO गैस का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम, कोफिशिएंट 2 है, ग्रेफाइट सॉलिड है, वो एक्सप्रेशन में आएगा नहीं, डिवाइड में प्रेशर ऑफ CO2 गैस। ठीक है, डिवाइड में आएगा आपके पास यहाँ प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम, और ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप देखते हो तो ये 0.6 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में आपके पास 0.2, तो एक तरीके से ये 3 और 0.6 ये 1.8 किस यूनिट में ATM में। ठीक है, तो 1.8 ATM इसका KP की वैल्यू हो जाएगी, इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे उतार लो आराम से, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको साफ कर दे रहा हूँ। हाँ भाई, मैंने ऑलरेडी बोला ही है आप लोगों को कि इस चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल लगाने हैं, थ्योरी पोर्शन बहुत कम है, तो चुपचाप क्वेश्चन लगाते जाओ। जितने दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करो, और मैं उन क्वेश्चन में अभी हल्के हल्के क्वेश्चन दे रहा हूँ, पर कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है उस अप्रोच को सीखो। ठीक है, कैसे कोई अननोन वैल्यू दी हुई है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में अपने आप से दिमाग से सोचो उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग करो तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, इन ए क्लोज्ड कंटेनर, इन ए क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 0.6 लीटर, in a closed container of volume 0.6 liter CO2 gas calcium carbonate solid is taken, calcium carbonate solid is taken and heated up to 1000 Kelvin temperature such that 1000 Kelvin temperature and following equilibrium is achieved, following equilibrium is achieved। ये इक्विलिब्रियम आपको अचीव किया है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसका ये गैस है वो सॉलिड है दोनों। इसका KP भी आपको दिया हुआ है कितना 4 × 10⁻² ATM। ठीक है, इसका KP आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻² ATM। तो कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल को 0.6 लीटर के कंटेनर में लेकर के 1000 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म किया गया है ताकि ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास अब, फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम पे। फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा इसके बारे में अच्छे से सोचो। ठीक है, ज़रा दिमाग लगाओ कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास मुझे कैसे मिलेगा इस इतनी इन्फॉर्मेशन से। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बात तो समझ में आती है कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आते ही नहीं है। अगर आते होते तो क्या पता वहाँ से सॉल्व करते कुछ मिलता हमें। ठीक है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है और सॉलिड तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आएंगे नहीं। ठीक है, तो फिर हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड का मास मिलेगा कहाँ से।
तो एक बात अपनी कॉमन सेंस खुद ही जवाब देनी चाहिए कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड के मास को हमें किसी और से रिलेट करके निकालना पड़ेगा। अब एक हिंट मैं दे दिया हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास या मोल डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन इसका मास या इसका मोल किसी और वैल्यू को या किसी और के मोल से रिलेट करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिंट को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट अब इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे मिलेगा हमें, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आता ही नहीं है। सोचो इस बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकालें, उसके मोल या उसका मास कैसे निकालें। हाँ भाई, तो एक ठीक ठाक से लेवल का ठीक ठाक सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का ध्यान कैल्शियम ऑक्साइड पे ही लगा रहेगा अगर वो एक्चुअल पेपर में इसे डील करेंगे तो, और उनको पता ही नहीं चलेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से निकलेगा। ठीक है भैया, एक बात का ध्यान दो। किस बात का ध्यान दो? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जब टूटेगा, ठीक है, सॉलिड है, टूटेगा, इक्विलिब्रियम बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के साथ प्लस किसके साथ, CO2 गैस के साथ। एक बात आपको समझनी होगी यार कि एक रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, जिसके लिए स्टाइकियोमेट्री मोल में जो स्टाइकियोमेट्री पढ़ाई जाती है उसका एक बेसिक प्लस एक एडवांस नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी बात है कि भाई जितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा उतना मोल CO2 का बनेगा, या उल्टा कह दो CO2 का जितना मोल होगा उतना मोल कैल्शियम ऑक्साइड का होगा, ये श्योर है। ठीक है, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बराबर होंगे मोल ऑफ CO2। भाई दोनों साथ साथ ना बन रहे हैं, तो जितना मोल CO2 बनेगा इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो जितना मोल CO2 बनेगा उतना मोल कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कि CO2 के मोल अगर हम लोग निकाल लें तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल मुझे अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग यही करो, CO2 के मोल निकालने में फोकस करो। कईयों को अपने आप समझ में आ गया होगा जब मैंने हिंट दिया भी था कि कैल्शियम ऑक्साइड का मोल आपको किसी और के मोल से रिलेट करके निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग CO2 के मोल निकालो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल की हेल्प से, नहीं हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकालो CO2 के मोल की हेल्प से। ठीक है, अब भी सोचो, अभी भी दिमाग लगा लो कि कैसे निकलेगा। अच्छा, अब मैं बता ही दे रहा हूँ इसको पूरे को। बताओ नालायकों, इसका जो Kp का एक्सप्रेशन होगा इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो Kp का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके Kp के एक्सप्रेशन में केवल और केवल CO2 गैस का प्रेशर आता है। ठीक है, और कुछ आएगा ही नहीं, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो यानी इनडायरेक्टली आपको इक्विलिब्रियम पे CO2 गैस का प्रेशर कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻² दिया हुआ है। ठीक है, आपको इनडायरेक्टली CO2 गैस का प्रेशर दे दिया है। और एक बात और ध्यान दो, इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी दी गई है और टेम्परेचर भी दिया गया है। ठीक है, तो बस ये था कि CO2 गैस का प्रेशर आपको डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था। Kp लिखने का मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए था कि इसका Kp तो प्रेशर ऑफ CO2 ही है। ठीक है, तो CO2 का जो प्रेशर है वही तो Kp है, तो इनडायरेक्टली मुझे Kp के नाम पे CO2 का प्रेशर दे दिया। और जहाँ तक बात वॉल्यूम और टेम्परेचर की है तो वॉल्यूम मुझे डायरेक्टली दी हुई है 0.6 लीटर, और टेम्परेचर की जहाँ तक बात है तो टेम्परेचर मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है 1000 केल्विन। ठीक है, तो मुझे प्रेशर भी दिया हुआ है और मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तीनों चीज़ें दी हुई है। तो मैं CO2 गैस के लिए, ठीक है, CO2 गैस के लिए एटलीस्ट PV = nRT लगा सकता हूँ। तो यानी मोल ऑफ CO2 जो होंगे मेरे पास वो हो जाएंगे PV/RT के बराबर, जिसमें P की वैल्यू कितनी रखोगे आप लोग, P की वैल्यू रखोगे 0.04। ठीक है, V की वैल्यू कितनी रखोगे 0.6, R की वैल्यू कितनी लोगे 0.0821, और टेम्परेचर की वैल्यू 1000 रखे ना, हाँ 1000। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मोल ऑफ CO2 आ जाएगा। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन आप लोग करोगे, मैं कैलकुलेटर लेके टाइम पास नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो आगे की कैलकुलेशन कर लेना। ये मोल ऑफ CO2 आ गए। ठीक है, मान लो ये कितने आ गए, n आ गया, इसका नंबर n के बराबर आ गया मान लो। ठीक, तो जो मोल ऑफ CO2 है वही तो मैंने बताया, कैल्शियम ऑक्साइड के मोल भी कितने होंगे, n ही होंगे, जो वैल्यू वहाँ से आएगी। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, इसका होता है कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो इसका टोटल मोलर मास होता है 56। तो इसलिए मुझे अगर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बताना हो इक्विलिब्रियम पे
तो जितने मोल CO2 के थे उतने मोल कैल्शियम ऑक्साइड के थे, और उस मोल को मुझे इस केस में 56 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ये मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आप अपने आप से कर लेना, वहाँ पे n निकल जाएगा, उस n की वैल्यू को 56 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन था कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड निकला CO2 के मोल को रिलेट करते हुए। इसको उतार लो, मैं हटाने जा रहा हूँ। हाँ भाई, अब इसके सेकंड पार्ट में मैं मतलब आगे जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसमें एक्चुअली होता क्या है कि कई क्वेश्चंस में आप लोगों को इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को, ये जो रैंडमली हम x घटा दे रहे थे, x बना दे रहे थे उसके प्रोपोर्शन में, इसकी बजाय कई क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में लिखना होता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी गैसियस स्टेट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाया था आपको, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसकी हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को जो है इक्विलिब्रियम के टाइम या हम लोग पूरे मिक्सचर का जो गैसियस मिक्सचर होता है उसका पूरा पोस्टमार्टम कर सकते थे, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एवरेज मोलर मास की हेल्प से कैसे किसी स्पीसीज़ का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, कैसे किसी गैस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होगी। और इवन एक फॉर्मूला भी मैंने दिया था, अल्फा इज इक्वल टू किस फॉर्म में, dt माइनस डी नोट अपॉन में डी नोट n-1, और इवन डेरिवेशन टाइप करवाते हुए ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोबारा से अच्छे से रिवाइज करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ऑलरेडी करवाया हुआ है, और मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ आप लोगों को कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी स्पीसीज़ का 1 मोल लेंगे तो उसमें से कितने मोल डिसोसिएट होंगे 1 मोल के रिलेटिवली, उस नंबर को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग डिसोसिएशन, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग डिसोसिएशन, किसी मॉलिक्यूल का कितना फ्रैक्शन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अगर हम 5 मोल लेते हैं और 3 मोल डिसोसिएट हो गए तो कहने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 3/5। 5 में से 3 हो रहे हैं तो 1 में से 3/5 हो जाएगा। अगर किसी गैस का परसेंटेज डिसोसिएशन है 20%, तो इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.2। 100 में से 20 टूट रहा है, 1 में से 0.2 टूट रहा है। तो अगर हम किसी स्पीसीज़ का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस रिपीट कर रहा हूँ। नया टॉपिक है, नई जगह है, तो मैं दोबारा से एक बार कुछ बातें रिपीट कर दे रहा हूँ। तो अगर किसी स्पीसीज़ का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि 1 मोल अगर उसका लिया जाएगा तो अल्फा मोल टूटेगा, 1 माइनस अल्फा मोल बचेगा, और बदले में प्रोडक्ट कितना क्या बनेगा वो सब कुछ हम लिख लेंगे, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री को देखते हुए। तो आप लोग अपनी कॉपी पे लिखो एक्सप्रेसिंग या एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन in terms of degree of dissociation, in terms of degree of dissociation, जिसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। अल्फा की टर्म्स में आप लोग किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम प्रेशर या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हो, और सिर्फ अल्फा की टर्म्स में ही नहीं, मैं दूसरी बातें भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास मान लो मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, और ये रिएक्शन मैं उस एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाले वीडियो में भी इसी चीज़ को लिया था। 2SO3 गैस इक्विलिब्रियम बना रहा है 2SO2 गैस के साथ प्लस O2 गैस के साथ, ठीक है। तो पहली बात तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि 1 मोल लेंगे, अल्फा मोल जाएगा, 1 माइनस अल्फा मोल बचेगा, और सामने कौन कितना बनेगा वो हम उस अल्फा की हेल्प से लिख देंगे, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इनिशियल मोल, ठीक है, इनिशियल मोल, और मैं अपनी मर्जी से उसको 1 ले रहा हूँ। जब भी बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है तो आपको अगर मोल एज्यूम करना हो तो सीधा सीधा 1 एज्यूम किया करो, ठीक है। तो अगर इनिशियल मोल 1 है, इसका 0 है, इसका 0 है, तो एट इक्विलिब्रियम मोल कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मोल लिखने के आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, उन कई तरीकों में कौन सा तरीका सही और गलत होगा वो भी देख लेना, ठीक है। तो एक तो होता है कि आप ये बोलो कि 1 में से कुछ चला गया, ठीक है। अभी मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि 1 में से कुछ चला गया, और कुछ चला गया तो सामने जितना बनेगा
वो भी आपको लिखना होता है, ठीक है। तो कुछ चला गया के नाम पे तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2x, ठीक है। ये स्टाइक्योमेट्री 2 देखते हुए यहाँ पे मैं 2x लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 में से कुछ चला गया, 2x चला गया। ये अभी हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं लिखा है, बल्कि हमने लिखा है कि कुछ चला गया, और कुछ को मैं 2x 3x x संदीप मनदीप कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम बात तो कुछ की कर रहे हैं ना, हम किसी उसका कोई एक स्पेसिफिक नाम थोड़ा ना रखें। तो होता क्या है कि अक्सर बच्चों को आदत होती है कि कुछ के नाम पे जनरली जितना कोफिशिएंट होता है, जैसा कोफिशिएंट होता है उसी टर्म्स में 2x 3x घटा देते हैं और सामने 2x 3x वगैरह जो भी बनाना होता है बना देते हैं। तो 1 में से 2x चला गया, मैं 1 माइनस एक्स भी लिख सकता था, 1 माइनस 3x भी लिख सकता था, क्योंकि उस कुछ को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, 3x भी, x भी, संदीप भी, मनदीप भी, ठीक है। तो 1 में से 2x चला गया। अब ये जो 2x गया तो 2 से 2 बन रहा है तो 2x से ये 2x बनेगा, 2 से 1 बन रहा है तो 2x से x बनेगा। एक्चुअली हम ये करते ही इसीलिए हैं, लिखने को तो मैं 1 माइनस एक्स भी लिख सकता था, लेकिन फिर मुझे बार बार ऊपर ध्यान देना पड़ता। अगर आप स्टाइक्योमेट्रिक टर्म्स में घटाते हैं तो आप चुपचाप स्टाइक्योमेट्रिक टर्म्स में बना भी सकते हैं, ठीक है। तो 1 में से 2x गया तो 2 यहाँ था, 2x गया, 2 यहाँ था, 2x बना, 1 यहाँ x बना। आपको बार बार ऐसे नहीं देखना पड़ेगा कि 2 से 1 बन रहा है तो 2x से x बन रहा है, बस 1 है x लिखो, 2 है 2x लिखो, यहाँ 2 है 2x लिखो, ठीक है। कल को मान लो ऐसी कोई रिएक्शन आपके पास 2a + 3b, ठीक है, गिविंग 4c, या ऐसे लिख लो 3a + 2b, ठीक है, गिविंग 4c। इस टाइप की कोई रिएक्शन है, इसका इनिशियल मोल मान लो मेरे पास 10 है और इसका इनिशियल मोल मेरे पास 15 है, कुछ भी मान लो, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये 10 ही 15 ही हो, और ये 0 है। तो इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू अगर मुझे लिखनी हो कुछ की टर्म्स में, कि कुछ की टर्म्स में लिखनी है, तो मैं यहाँ देखूंगा कि 3 है तो मैं लिखूंगा कि 10 में से 3x चला गया, ठीक है। यहाँ दिखेगा 2 है तो 15 में से 2x चला गया, और ये 0 था तो यहाँ 4 देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि 4x बन गया, ठीक है। एक्चुअली मुझे बार बार यहाँ ऊपर नज़र नहीं डालनी पड़ती कि अच्छा यहाँ मैं 10 में से अगर x घटाता, अगर 10 में से मैं x घटाता तो मेरे को बार बार ऊपर नज़र डालनी पड़ती कि अच्छा यार 3 से ये 2 जा रहा है, 3 के साथ 2 जा रहा है तो x के साथ 2x/3 जाएगा। तो मुझे ऊपर देख के लिखना पड़ता, और वो भी गंदे से एक्सप्रेशन में लिखना पड़ता। गंदा किस सेंस में, आपको देखना पड़ता कि फ्रैक्शन में चला गया, 2x/3 लिखना पड़ रहा है। वही है 3 के साथ 4 बन रहा है तो x के साथ कितना बनेगा 4x/3, ठीक है। तो बताओ ये लिखना अच्छा है या नीचे वाला लिखना अच्छा है? बता दूं सही दोनों ही हैं, ठीक है, सही दोनों ही हैं, बस उसमें हमने कुछ को 3x का नाम दे दिया और इसमें हमने कुछ को जो है x का नाम दिया, तो दोनों सही हैं, ठीक है। कुछ को 3x, x 2x भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन वही है कि स्टाइक्योमेट्रिक टर्म्स में जैसे मैंने यहाँ 3 देख के 3x हटा दिया, यहाँ 2 देख के 2x हटा दिया, यहाँ 4 देख के 4x बना दिया, तो मुझे बार बार ऊपर वाली चीज़ों पे नज़र नहीं डालनी पड़ेगी। एक तो वहाँ टाइम सेविंग होगा, प्लस मुझे फ्रैक्शंस में डिवाइड में ले जाके कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, जो भी आएगा वो सीधी सीधी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ 2x/3 लिखना पड़ रहा है, यहाँ 4x/3 लिखना पड़ रहा है, एटलीस्ट मुझे इस गंदे तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो जनरली हमारी आदत होती है जब हम कुछ के नाम पे करते हैं तो स्टाइक्योमेट्रिक टर्म्स में ही घटा देते हैं चीज़ों को, और स्टाइक्योमेट्रिक टर्म्स में ही बना देते हैं। बस कोफिशिएंट देखते हैं, उसी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया, उसी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। लेकिन ये आप किसके साथ कर सकते हो? कुछ के साथ कर सकते हो। कुछ का मतलब जब तक आपने उसको कोई पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया तब तक आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद बच्चे अक्सर गड़बड़ कहाँ करते हैं उसको भी समझो। उसके बाद बच्चे गड़बड़ करते हैं इस पॉइंट पर आकर के। यहाँ पे कई बार बच्चे, जब मैं बोलता हूँ कि अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इसकी इक्विलिब्रियम मोल्स लिखो, तो अगर इनिशियल मोल 1 था तो बच्चों को आदत हो चुकी होती है 2 देख के 2x घटाने की, 2x बनाने की, x बनाने की, ठीक है। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं 1 माइनस 2 अल्फा कर देते हैं, यहाँ 2 अल्फा कर देते हैं, ये अल्फा कर देते हैं। बच्चा भी खुश होता है कि चलो हमने कर लिया, कर नहीं लिया, यहाँ गलत हो गया। गलत ऐसा गलती है जिसके लिए आप अपनी कॉपी पे लिखोगे कि एक टाइप का पाप हो गया, ठीक है। क्यों पाप हो गया? क्योंकि अल्फा को आपने एक नाम दिया है, एक नाम दिया है तो उस नाम की एक इज्जत भी है और वो इज्जत आपको करनी पड़ेगी। ऊपर वाले की इज्जत नहीं थी, वो x था, तो आप अपने x की कितनी इज्जत करते हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इस x की इज्जत है। लेकिन अल्फा का एक नाम है और नाम के अकॉर्डिंग उसका रुतबा, उसकी एक इज्जत है, वो इज्जत आपको करनी पड़ेगी। इज्जत करने से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे 1 आपने माना, और मैं अभी आपके सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा होती है
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो इक्विलिब्रियम वैल्यू उसका मतलब यही होता है कि 1 में से अल्फा जाएगा और 1 माइनस अल्फा बचेगा। मतलब आपको ये लिखना था 1 माइनस अल्फा लिखना था, 1 था अल्फा चला गया, 1 माइनस अल्फा बचेगा। बार बार बोल रहा हूँ, 1 मोल लेंगे अल्फा मोल चला जाएगा, 1 माइनस अल्फा मोल बच जाएगा। अब आगे ध्यान दो, इस अल्फा के जाने से अब आपको ऊपर देख के लिखना पड़ेगा, 2 से 2 बन रहा है तो ये जो अल्फा गया है डिसोसिएट हुआ है उसके चलते ये भी अल्फा बनेगा, 2 से 2 यानी अल्फा से अल्फा बनेगा। ये 2 से 1 बन रहा है तो ये अल्फा से अल्फा बाई 2 बनेगा। ये सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ 2x लिखा तब सही था, लेकिन 2 अल्फा लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है। वो सही क्यों था और ये नीचे वाला गलत क्यों, ये आपको फील करना है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ 2x का कोई नाम नहीं था, वो हमने कुछ मान के घटाया था। तो 1 में से 2x क्या मैं 4x भी घटा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन नीचे वाले का एक नाम है और नाम के अकॉर्डिंग उसकी इज्जत, और वो इज्जत आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो 1 में से 2 अल्फा घटाना पाप है, 1 में से अल्फा ही घटेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब यही होता है कि 1 मोल लेंगे अल्फा मोल ब्रेक करेगा, 1 माइनस अल्फा मोल बचेगा। हाँ, बदले में ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा बाई 2 बनेगा। तो ये गलत है, ये मतलब ये सही है, ये गलत है, और गलत के साथ बहुत भयंकर गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। इसको मैंने पाप का नाम दिया है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, इसको भी कॉपी पे उतारना जरूर, लेकिन उसको क्रॉस करके पाप लिख देना, ठीक है। अच्छा, अब अपने बात करते हैं। मान लो आपको इनिशियली कंसंट्रेशन दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, C, ये 0 ये 0, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं इनिशियल मोल 1 के बदले में इनिशियल कंसंट्रेशन C ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन C ले ले रहा हूँ, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि 1 मोल की जो कंसंट्रेशन थी वो C थी, ऐसे ही मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1/V जो था मेरे लिए C के बराबर था, ठीक है। यानी 1 मोल अपॉन में V वॉल्यूम, और ये कंसंट्रेशन बन गई, ये C बन रही है, ठीक है। तो अगर 1 मोल के करस्पॉन्डिंग C कंसंट्रेशन थी, तो मैं अगर पूछूं कि अल्फा मोल के करस्पॉन्डिंग कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो अल्फा मोल के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी, अल्फा बाई V। और अल्फा बाई V को एक तरीके से अल्फा इंटू 1/V लिख सकते हो, यानी C अल्फा। भाई कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली बात है कंसंट्रेशन मोल के प्रोपोर्शनल होती है। 1 मोल के लिए अगर C कंसंट्रेशन थी तो अल्फा मोल के लिए C अल्फा कंसंट्रेशन होगी, अल्फा बाई 2 मोल के लिए C अल्फा बाई 2 कंसंट्रेशन होगी, और 1 माइनस अल्फा मोल के लिए C इंटू 1 माइनस अल्फा मोल 1 माइनस अल्फा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखनी है अल्फा की टर्म्स में, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखनी है तो आप यहाँ लिखोगे C इंटू 1 माइनस अल्फा। 1 मोल के लिए अगर C कंसंट्रेशन थी तो 1 माइनस अल्फा के लिए C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। अल्फा मोल के लिए कंसंट्रेशन हो जाएगी C अल्फा, और O2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी C अल्फा बाई 2, और ये सही है, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये जो 2x है, जो कुछ वाली कहानी है, वो कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, मोल पे, तीनों पे लगा सकते हो, ठीक है। आप इक्विलिब्रियम वैल्यू को एक इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको अल्फा की टर्म्स में ही करना है। अल्फा की टर्म्स में तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि किस क्वेश्चन को अल्फा की टर्म्स में लगाना है, ठीक है। तो वो तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिखाई दे जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है, मोस्टली आपको यही फॉलो करना होता है कि रिएक्टेंट में से कुछ घटा दिया, प्रोडक्ट में कुछ बना दिया, प्रोडक्ट में कुछ घटा दिया, रिएक्टेंट में कुछ बना दिया, ठीक है। तो इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि C में से कुछ चला गया, कुछ के नाम पे C में से 2x चला गया, ठीक है। और ये C में से 2x चला गया तो ये 2x बन गया और ये x बन गया, ठीक है। जो जो कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं वही बना दिया। C में से कुछ चला गया 2x, बदले में 2x बन गया और x बन गया, ये भी सही है। अच्छा, ऊपर वाला अल्फा, यहाँ वाला अल्फा और यहाँ वाला अल्फा सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ वाला 2x और यहाँ वाला 2x अलग अलग चीज़ है। क्यों अलग अलग चीज़ है? क्योंकि ये 2x मोल की टर्म्स में और ये 2x कंसंट्रेशन की टर्म्स में है। ये 1 में से कुछ गया था और ये C में से कुछ कंसंट्रेशन कम हो गई थी, ठीक है। तो वो जो कम हुई कंसंट्रेशन को मैंने 2x बोला, तो ये 2x और ये 2x सेम चीज़ नहीं है, बल्कि अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। मोस्टली आपको क्वेश्चन में ये नीचे वाले की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आपको इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को अल्फा की टर्म्स में भी लिखना पड़ता है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को आप इस तरीके से अल्फा की टर्म्स में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में लिख सकते हो। इसी तरीके से पहले इस चीज़ को आप अच्छे से साफ सुथरा उतार लें, ठीक है। उसके बाद मैं इनिशियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम प्रेशर को लिखने जा रहा हूँ।
आप जल्दी से इसे उतार लें ताकि मैं इसके बाद इसके अंदर इनिशियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम प्रेशर भी लिखवा दूं आपको। ये जो पाप पूप वर्ड यूज़ किया है वो कॉपी पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये काम आएगा। ये गड़बड़ अक्सर बच्चे करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है 1 में से 2x कर सकते हैं, 1 माइनस 2x कर सकते हैं, तो 1 माइनस 2 अल्फा भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो आप लोग। अच्छा, मैंने ये ऊपर वाला भी साफ कर दिया, ठीक है, एक्चुअली ये नहीं करना था। तो पहले मैं ऊपर वाली चीज़ दोबारा लिख दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली जो चीज़ थी, अगर मैं इनिशियल मोल लेता हूँ, इनिशियल मोल कितने, इसके इनिशियल मोल 1 है, ये 0 है, ये 0 है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाएगा? एट इक्विलिब्रियम या तो 1 माइनस अल्फा लिखा जाएगा, अल्फा लिखा जाएगा और अल्फा बाई 2 लिखा जाएगा, ये भी सही है। और दूसरा या लिखा जाएगा 1 में से कुछ चला गया, ठीक है, और कुछ के नाम पे 2x लिख सकते हो, 1 माइनस 2x, ये 2x और ये x, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, अब है ये इनिशियल मोल और ये इक्विलिब्रियम मोल थे, ठीक है। उसी तरीके से मान लो आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इसका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P, इसका इनिशियल प्रेशर 0 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो SO3 गैस का इनिशियल प्रेशर P दिया हुआ है और बाकी दो गैस का SO2 और O2 गैस का जो इनिशियल प्रेशर है वो 0 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इनका इक्विलिब्रियम प्रेशर लिखो, ठीक है, तो इनका इक्विलिब्रियम प्रेशर कैसे लिखा जाएगा? या तो अल्फा की टर्म्स में लिखना पड़ सकता है। अच्छा, जैसे कंसंट्रेशन मोल बाई वॉल्यूम होती है या कंसंट्रेशन मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वैसे ही PV इक्वल टू nRT में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो प्रेशर भी तो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर 1 मोल के करस्पॉन्डिंग P प्रेशर है, ठीक है, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग अगर P प्रेशर है तो 1 माइनस अल्फा के करस्पॉन्डिंग P इंटू 1 माइनस अल्फा लिखा जाएगा, अल्फा मोल के करस्पॉन्डिंग P अल्फा लिखा जाएगा और O2 अल्फा बाई 2 मोल के करस्पॉन्डिंग P अल्फा बाई 2 लिखा जाएगा। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर हो गया आपका, अगर इनिशियल प्रेशर P दिया हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हो। तो इनिशियल प्रेशर पता हो तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात ये भी लिख सकते हो कि P में से कुछ चला गया, ठीक है, वो अलग अलग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि कौन सा अल्फा की फॉर्म में लिखना और कौन सा 2x या इस तरीके से रैंडम मानते हुए लिखना है। तो P में से कुछ चला गया, 2x चला गया, ये 2x चला गया तो ये x बन गया और ये कितना x बन गया। ये दोनों एक्सप्रेशन अपने आप में सही हैं, बस ये ध्यान रहे कि ये 2x और ये 2x अलग अलग हैं और जो अभी कंसंट्रेशन में 2x यूज़ किया था वो भी अलग है। ये मोल है, ये प्रेशर है और वो कंसंट्रेशन वाला जो 2x था वो कंसंट्रेशन थी। तो आपको इनिशियल से रिलेट करते हुए इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना होता है। वो कभी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में करना पड़ जाता है, मोस्टली रैंडमली कुछ वैल्यू x 2x मानते हुए घटाना होता है और प्रोडक्ट में कुछ बनाना होता है। इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। और एवरेज मोलर मास वाले लेक्चर में, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन देने वाला थोड़ा उदारता दिखाए तो आपको डायरेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देगा, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्ट ना दे के इक्विलिब्रियम मिक्सचर की डेंसिटी या वेपर डेंसिटी देगा और उस वेपर डेंसिटी की हेल्प से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, अल्फा बराबर dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट एन माइनस 1। एवरेज मोलर मास वाला जो लेक्चर था उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एवरेज मोलर मास वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एवरेज मोलर मास की हेल्प से इक्विलिब्रियम मिक्सचर का या मिक्सचर का पोस्टमार्टम करना सीखा था, हमने मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा था, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी सीखी थी। वो गैसीय स्टेट के साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा काम आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो उस चीज़ को आप दोबारा अच्छे से देख लेना। अब अपने आगे चलते हैं, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। हाँ भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अच्छे से गौर करके और चीज़ों को समझना पढ़ना, ठीक है, और ट्राई करना कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में एक्चुअली 2 पार्ट दे रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूँ एक, ठीक है, रिएक्शन है आपके पास N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस, ठीक है, N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस, ठीक है। क्वेश्चन लिखो इसके नीचे आप लोग, रिप्रेजेंट
के इक्विलिब्रियम या रिप्रेजेंट Kp for the above reaction, Kp for the above reaction in terms of degree of dissociation alpha, in terms of degree of dissociation alpha and pressure P, and pressure P where P is, ठीक है। यहाँ दो क्वेश्चन में इसको डिवाइड कर रहा हूँ और आपको आगे क्वेश्चन कभी भी करने होंगे, अभी तो मैं जनरलाइज दे रहा हूँ। आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो इस बात पे एक बार जरूर नज़र डालोगे कि इसमें से पहली कंडीशन है या दूसरी है। वेयर P इज इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4 और दूसरा है P इज फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। तो ये दो पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पहले क्वेश्चन को आप अलग सोच के साथ करोगे, दूसरे को अलग करोगे। ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो है पहला आंसर निकाल लेते हैं तो उसको दूसरे में डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। मतलब पहला कर रहे हो तो केवल पहला कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो तो फिर दूसरा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की टर्म्स में, ठीक है। ये अल्फा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की टर्म्स में एंड वही प्रेशर पी की टर्म्स में, ठीक है। प्रेशर पी जो है उसके बारे में बोला गया कि पी जो है वो एक केस में बताया गया N2O4 का इनिशियल प्रेशर है और दूसरे केस में आपको बताया गया कि पी जो है वो फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है, ठीक है। जो पहला पार्ट है उसको तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो, तो आप लोग इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ वगैरह को कैसे एक्सप्रेस करोगे वो तो मैंने अभी भी बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट तो सारे बच्चे कर देंगे, दूसरे पार्ट के बारे में थोड़ा सोचना है। पहले वीडियो पॉज करो, पहला पार्ट भी अपनी कॉपी पे अच्छे से करो और दूसरा पार्ट भी करो इसे। हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है या करने की ट्राई करी है, ठीक है, तो मैं अब धीरे धीरे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले पार्ट के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है। पहले पार्ट के लिए सॉल्व करवा दे रहा हूँ, फिर मैं दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। पहले पार्ट में देखो यार, N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बोली थी, जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो तब आपके दिमाग में हमेशा मन में ये बात, मन में रखने वाली बात है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैं अपना मन चीर के तो आपको दिखा नहीं सकता, तो मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। अगर इसका इनिशियल मोल 1 है तो इक्विलिब्रियम मोल 1 माइनस अल्फा होगा, और अगर ये अल्फा जाएगा तो ये बदले में 2 अल्फा बनेगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम मोल आपको मन ही मन में दिखाई देने चाहिए थे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी इनिशियल प्रेशर, अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, अगर इसका इनिशियल प्रेशर की बात करें, अगर इसका इनिशियल प्रेशर P है और इसका 0 है, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम वही बात है, अगर मैं 1 के करस्पॉन्डिंग P प्रेशर मान रहा हूँ तो 1 माइनस अल्फा के करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा P इंटू 1 माइनस अल्फा, 2 अल्फा के करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा 2P अल्फा, ठीक है। तो आप यहाँ पे P इंटू 1 माइनस अल्फा लिखोगे और यहाँ 2P अल्फा लिखोगे। तो एक तरीके से मेरे को जो चीज़ चाहिए थी, इक्विलिब्रियम प्रेशर चाहिए था N2O4 का, वो भी मुझे दिख रहा है। NO2 का इक्विलिब्रियम प्रेशर चाहिए था, वो भी दिख रहा है। अल्फा की टर्म्स में चाहिए था, अल्फा की टर्म्स में ही है, ठीक है। अब बताओ इसके Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा। इसके Kp का एक्सप्रेशन होगा प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम अपॉन में प्रेशर ऑफ क्या N2O4, ये दो प्रेशर आएंगे, ठीक है। NO2 के प्रेशर का स्क्वायर करना है और N2O4 के प्रेशर को मुझे डायरेक्ट यूज़ करना है। तो अगर इनिशियल प्रेशर दे रखा हो तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को अल्फा की टर्म्स में लिखना चुटकियों का खेल है, P इंटू 1 माइनस अल्फा 2P अल्फा, ये छोटा मोटा काम आप सभी लोग कर दोगे, ठीक है। अब बात आती है कि इसके Kp की वैल्यू अगर हम पुट करें, ये
ठीक है। तो प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर आपको दिख ही रहा है, ये है 2p अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर ऑफ NO2 साफ साफ दिख रहा है 2p अल्फा, और प्रेशर ऑफ N2O4 है p इंटू 1 माइनस अल्फा। एक p से p कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इस केस में Kp जो आ रहा है वो 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू p के बराबर आ रहा है, ठीक है। Kp का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू पी के बराबर, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा और ऊपर में पी प्रोडक्ट में इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। ये वो पहला पार्ट है और जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों ने कर लिया है, ठीक है। ये पहला पार्ट था और मैं इतनी उम्मीद आपसे करता हूँ कि ये पहला पार्ट तो सभी बच्चों ने किया ही किया है, ठीक है। मेन बात है दूसरे पार्ट को कैसे करें। दूसरे पार्ट में तो आपको इनिशियल प्रेशर दिया ही नहीं है, बल्कि आपको इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर दिया हुआ है और इसके लिए आपको सोल्व करना है। इसमें आपको Kp का एक्सप्रेशन निकालना है। पहले ये उतार लो, वीडियो पॉज करके सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अगर वो हिंट आपको समझ में आए तो आप उसको ट्राई करना। अब बताओ, हमें अगर एक गैसियस मिक्सचर में टोटल प्रेशर दे रखा हो और हमें अलग अलग कंपोनेंट का प्रेशर लिखना हो, ठीक है। अगर हमें किसी गैसियस मिक्सचर में टोटल प्रेशर दिया हुआ है और हमें किसी कंपोनेंट का प्रेशर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो भाई उसका एक सीधा सा तरीका होता है। क्या ऐसा कोई लॉ आपके दिमाग में आ रहा है जिससे मैं टोटल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में बदल सकूं? क्या आपके दिमाग में जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि टोटल प्रेशर को मैं अलग अलग गैस के पार्शियल प्रेशर में बदल सकूं, तो इसको लेके दिमाग में कोई लॉ दिमाग में गूंजना चाहिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, मुझे तो पार्शियल प्रेशर चाहिए, मतलब मुझे तो दोनों गैस का अलग अलग प्रेशर चाहिए, उसके लिए मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। तो यार जब आप मोल फ्रैक्शन अगर आपके पास किसी तरीके से आ जाए तो आपके पास पार्शियल प्रेशर तो आया ही पड़ा है, बस मोल फ्रैक्शन को पी से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। जिस भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर के साथ, ठीक है। तो और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन अपने आप ही निकला पड़ा है। जब मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी है तो मैं 1 मोल मान लूँगा और मैं इक्विलिब्रियम मोल मैं लिख दूंगा। इक्विलिब्रियम मोल लिखने का मतलब है कि मुझे N2O4 का मोल भी मिल गया, मुझे NO2 का मोल भी मिल गया और मैं इनको जोड़ के टोटल मोल भी लिख सकता हूँ। और मुझे टोटल मोल पता हो और हर किसी के अलग अलग मोल पता हो तो मैं उनका मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूँ। और मोल फ्रैक्शन की हेल्प से मैं डाल्टन्स लॉ की हेल्प से पार्शियल प्रेशर लिख सकता हूँ, उसको मैं Kp के एक्सप्रेशन में यूज़ करूँगा। इतना बोलने के बाद एक बार आप अपने आप से दोबारा ट्राई करो, ठीक है। डाल्टन्स लॉ की हेल्प से होगा, मोल फ्रैक्शन लिख के होगा, अपने आप से दोबारा ट्राई करो अगर कर रहे हो तो। तब तक मैं इसे हटा दे रहा हूँ। हाँ भाई, अगर P इनिशियल प्रेशर के नाम पे ना दे के टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर के नाम पे दिया हुआ है, ठीक है, ये टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो आप लोग ध्यान दो, N2O4 गैस डिसोसिएट होकर इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ? 2NO2 गैस के साथ, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस बना दे रहा हूँ। ये इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ? 2NO2 गैस के साथ, ठीक है। अब एक बात का ध्यान दो आप लोग, वही सेम स्टोरी, जब भी बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की चले तो इनिशियल मोल अगर आपको मानना पड़े तो 1 मोल मान लो, ठीक है। इनिशियल मोल 1 है, इसका इनिशियल मोल 0 है और एट इक्विलिब्रियम इनके मोल कितने हैं? 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये मोल लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस अल्फा मोल होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में हमेशा यही रहेगा, किसी रिएक्टेंट का 1 मोल लोगे उसका अल्फा मोल जाएगा, 1 माइनस अल्फा मोल बचेगा। तो इधर आपको हर हालत में 1 माइनस अल्फा ही बचाना, चाहे यहाँ 2 हो चाहे यहाँ 3 हो, यहाँ आपको 1 माइनस अल्फा ही लिखना है। फिर 1 के साथ 2 बन रहा है तो अल्फा के साथ ये
2 अल्फा बनेगा। तो इसका मोल भी मुझे दिख रहा है, इसका मोल भी मुझे दिख रहा है, दोनों के मोल दिख रहे हैं। ठीक है, तो बताओ मेरे को कि इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने हो गए अगर स्टार्टिंग मोल 1 था तो इक्विलिब्रियम टोटल मोल आपके पास हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी 1 प्लस अल्फा। टोटल जोड़ो तो 1 प्लस अल्फा मोल हो गए भाई, वो जितना जाएगा उसका डबल मोल ये बन जाएगा, तो वो अल्फा जाएगा तो अल्फा एक्स्ट्रा बनेगा, तो टोटल मोल 1 प्लस अल्फा हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, और वो किसकी हेल्प से, डाल्टन्स लॉ की हेल्प से। डाल्टन्स लॉ की हेल्प से मुझे पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। तो पहले मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, इसका मोल कितना है 1 माइनस अल्फा, इसका मोल कितना है 2 अल्फा, और टोटल मोल कितना है 1 प्लस अल्फा। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा। इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा। अब एक चीज़ और कर देना, इसके साथ साथ इसको भी P से मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी P से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया और ये वाला पार्ट इसका पार्शियल प्रेशर हो गया। ठीक है, तो आपने पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम लिख दिया, लेकिन उससे पहले मोल ऑफ N2O4 बाई टोटल मोल, मोल ऑफ NO2 बाई टोटल मोल करके आपने मोल फ्रैक्शन लिखा, उसके बाद आपने इसको पार्शियल प्रेशर में बदला है। ठीक है, और ऐसा कर लेने के बाद जब आपके पास आपने ऐसा कर लिया तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गया। ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्रेशर आपके पास आ गया तो अब आप चुपचाप इसको Kp के एक्सप्रेशन में रख सकते हो, रख दो। क्या करना आपको, ऑब्वियस बात है Kp का एक्सप्रेशन तो अभी भी वही है, NO2 का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर। ठीक है, बार बार मैं वो इक्विलिब्रियम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अपॉन में प्रेशर ऑफ N2O4, वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सारी वैल्यूज जब मैं यहाँ रखूँगा मैं 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू P का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में आएगा मेरे पास 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा और इंटू P। ठीक है, तो मैंने NO2 का प्रेशर करके उसका स्क्वायर लिख दिया और वहाँ पे N2O4 का प्रेशर लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो एक P से एक P कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा है, तो एक कैंसिल होगा, एक बच जाएगा, और एक 1 माइनस अल्फा भी डिवाइड में बचेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो कट पिट के आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, Kp आपके पास आएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P। ये आपके पास Kp का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P। पिछले वाले से डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, वहाँ पे 1 माइनस अल्फा था और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर था। ठीक है, क्या हर बार यही डिफरेंस होगा, नहीं, स्टाइक्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है और इनिशियल वाला एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो आपको प्रॉपर फॉलो करना है प्रोसीजर। बस ये बात दिमाग में रहे कि कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो गैस से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, Kp लिखने से रिलेटेड अल्फा की टर्म्स में, तो एक बात का ध्यान जरूर देना कि क्वेश्चन देने वाले ने आपको इनिशियल प्रेशर दिया है या आपको फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है। ठीक है, इनिशियल प्रेशर दिया है या फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, इस बात का क्वेश्चन करने के दौरान विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, और इसके बाद मैं एक इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। हाँ भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग अपनी कॉपी पे। एट 6 atm प्रेशर एंड एट 6 atm प्रेशर PCl5 गैस इज 20% dissociated. PCl5 gas is 20% dissociated into PCl3 and Cl2 gas. At 6 atm pressure, PCl5 gas is 20% dissociated into PCl3 and Cl2 gas. ठीक है, आगे है आपके पास फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है आपके पास, PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है आपके सामने। 20% डिसोसिएटेड है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक तरीके से बात करें तो आपके पास 1/2 है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, 20/100 यानी 0.2 है, 1/5 है। ठीक है, तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है और इसका
बारे में जो भी बातें लिखनी है वो लिखी हुई है, आप इसका केपी निकालें और जल्दी से निकालें। हाँ भाई, तो अगर इसका केपी निकालने की बात अगर अपने कर रहे हैं, ठीक है, तो केपी इसका कैसे निकलेगा जरा सोचो, दिमाग लगाओ। पहले मुझे आप ये बताओ, अगर आपने वीडियो पॉज करके इसको कर लिया है तो ही बताना, तभी आगे चलना, वरना अभी रुक जाओ। ठीक है, पहले अपने आप से करो। हाँ भाई, तो ज़रा ये सोचो कि ये 6 एटीएम प्रेशर, ठीक है, ये 6 एटीएम प्रेशर इनिशियल प्रेशर है या फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है। मैंने यही बताया था आपको कि क्वेश्चन करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो प्रेशर दिया गया है ये कौन से वाला है, इनिशियल है या इक्विलिब्रियम प्रेशर है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रेशर है, इसको सोचते हुए मुझे इसका केपी बताओगे। हाँ भाई, तो कई बच्चों ने इसको ऑब्वियस सी बात है इनिशियल प्रेशर लिया होगा, इनिशियल प्रेशर मानते हुए किया होगा। ठीक है, कईयों ने किया होगा। मैक्सिमम जनता क्लास में 80% जनता जो क्वेश्चन सॉल्व करती है इसको, वो इसको इनिशियल मान के ही करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ शब्दों में बताना चाहूँगा ये गलत है। आप लोग मेरी अंग्रेजी पे हंसते हो, लेकिन आप लोगों की इंग्लिश कितनी अच्छी है वो भी आप ज़रा देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे PCl5 गैस 20% डिसोसिएटेड है। ठीक है, ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, डिसोसिएट होने नहीं जा रही है। मतलब वहाँ उस वेसल में PCl5 के टूटने से और इक्विलिब्रियम वगैरह बन जाने से टोटल प्रेशर वहाँ पे 6 एटीएम है, जिस पे वो 20% टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये बाद में टूट टाट के जो फाइनल प्रेशर है वो 6 एटीएम प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं बोला गया कि PCl5 को 6 एटीएम पे लिया और वो 20% डिसोसिएट होने जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया कि 6 एटीएम प्रेशर पे PCl5 20% टूटा हुआ है। ठीक है, तो मतलब उस वेसल में जो प्रेशर है टूट टाट के नेट प्रेशर वो 6 एटीएम है, जिसमें PCl5 20% टूटा हुआ है। तो ये 6 एटीएम फाइनल टोटल प्रेशर है। ठीक है, आगे के लिए भी इस बात को खास विशेष ध्यान रखोगे। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि एट सो एंड सो प्रेशर दिस गैस इज दिस मच डिसोसिएटेड, इसका मतलब वो वाला जो प्रेशर है वो आपके पास इनिशियल नहीं बल्कि फाइनल टोटल प्रेशर है। तो यहाँ 6 एटीएम भी आपके पास फाइनल टोटल प्रेशर है। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूँ फाइनल टोटल प्रेशर में, आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, पहले मोल फ्रैक्शन लिखना होता है, फिर आपको पार्शियल प्रेशर में बदलना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में करना है। तो इनिशियल मोल आप चुपचाप 1 मान लोगे, इसको 0 इसको 0। एट इक्विलिब्रियम जो मोल होगा एट इक्विलिब्रियम वो 1 माइनस एल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा। तो देखा जाए तो टोटल मोल आपके पास 1 प्लस एल्फा हो गए। ठीक है, अच्छा अगर टोटल मोल 1 प्लस एल्फा हो गए, ठीक है, टोटल मोल मेरे पास 1 प्लस एल्फा हो गए, तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को चाहता तो वैल्यू रख के सोल्व कर लेता क्योंकि अल्फा तो दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से इसको जनरलाइज्ड अप्रोच में करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका अगर मोल मुझे दिख रहा है, इसका मोल दिख रहा है, इसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, टोटल मोल भी दिख रहा है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1 माइनस एल्फा अपॉन में 1 प्लस एल्फा। इसका मोल फ्रैक्शन हो गया अल्फा अपॉन में 1 प्लस एल्फा। इसका मोल फ्रैक्शन हो गया अल्फा अपॉन में 1 प्लस एल्फा। और हर किसी को आप P से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इन तीनों केस में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, P से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो अगर इन तीनों को अगर आप P से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गया। अब इसके Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, सबका कोफिशिएंट 1 1 है। ठीक है, तो इसके Kp का एक्सप्रेशन होगा प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन में प्रेशर ऑफ PCl5। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। तो ये चीज़ आप जब यहाँ रखोगे अल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू P, फिर आपके पास अल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू P, और फिर नीचे है आपके पास 1 माइनस एल्फा अपॉन में 1 प्लस एल्फा इंटू P। तो एक P से एक P कैंसिल होगा, एक 1 प्लस एल्फा से एक 1 प्लस एल्फा कैंसिल होगा, आपके पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू P के बराबर वैल्यू आ रही है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू P के बराबर वैल्यू आ रही है। अब चाहो तो आप इसमें सारी वैल्यू रख दो। अल्फा स्क्वायर, अल्फा आपके पास 20% यानी
20/100 यानी 1/5 है, या तो 0.4 लिख दो या 1/5 लिख दो, ठीक है। तो ये वैल्यू 1/5 का स्क्वायर बन रही है आपके पास, ये 1 - 1/5 का स्क्वायर बन रही है, और ये पी की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 6 ATM दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो 1/25, ये 1/24 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो इसके Kp का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो 1/4 आएगा। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसमें जो 6 ATM प्रेशर दिया हुआ है वो कौन से वाला प्रेशर है, वो फाइनल टोटल प्रेशर है, फाइनल टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपके पास इन सब का इक्विलिब्रियम प्रेशर का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास Kp का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग अपनी कॉपी पे। आज का पूरा लेक्चर ही क्वेश्चन करने में चला गया, और ये चैप्टर भी ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इन ए वेसल SO3 गैस इज टेकन एट इनिशियल प्रेशर 4 ATM, इनिशियल प्रेशर 4 ATM which dissociates to some extent into SO2 and O2 gas, which dissociates to some extent into SO2 and O2। ये नहीं बता रखा कि किस एक्सटेंट तक, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अच्छा, यहाँ तो आप लोगों की टेंशन ही खत्म है, इनिशियल प्रेशर साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 32, देन फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन, Kp फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन आपको लिख दे रहा हूँ 2SO3 गैस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। तो इस रिएक्शन का आपको Kp फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज करके इसका Kp फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से। इनिशियल प्रेशर 4 ATM दिया हुआ है, और वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपको 32 दी हुई है। इसके हेल्प से आप इसका इक्विलिब्रियम Kp फाइंड आउट करें। ये इस वीडियो का मैं शायद लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज के लेक्चर का, पर ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने करवाया कि आपको जाते जाते मैं ये बता पाऊँ कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ज़रूरत पड़ेगी, चैप्टर में क्या आगे आने वाले लेक्चर्स में भी और न्यूमेरिकल्स में भी हमें एवरेज मोलर मास वाला जो वीडियो था, जो चीज़ मैंने देखने को बोली थी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन में एक्चुअली अल्फ़ा आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, वो अल्फ़ा आपको हिडन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा आपको किस फॉर्म में हिडन है, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर दी हुई है, यानी आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एक तरीके से एवरेज मोलर मास दिया हुआ है, और एवरेज मोलर मास की हेल्प से आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करो, जल्दी से करो, फिर मुझे तो अपनी तरफ से बताना ही है। हाँ भाई, तो पहले तो मैं आपको याद दिलवा दूं कि कैसे हम लोगों ने एवरेज मोलर मास की हेल्प से अल्फ़ा लिखना सिखाया था। 2 अप्रोच दी थी मैंने आपको, ठीक है। अप्रोच 1 थी जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच बोला था कि आप जब भी एवरेज मोलर मास के डिस्कशन की बात आए, ठीक है, तो आप अपने आप से पहले से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से अगर एवरेज मोलर मास को रिलेट करना है तो पहले से आप अपने आप के दिमाग के अंदर ये मान लो कि आपने उसका 1 मोल लिया हुआ है, और 1 मोल का मास कितना होगा, जो भी गैस भरोगे उसका मोलर मास, यानी 1 मोल का मास यहाँ पे 80 ग्राम होगा, ठीक है। और डिसोसिएशन के बाद इन सब के मोल कितने होंगे, इसका मोल हो जाएगा 1 - अल्फ़ा, इसका हो जाएगा अल्फ़ा, इसका हो जाएगा अल्फ़ा/2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल कितने हैं, तो आप इनको जोड़ोगे 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2, यानी 1 + अल्फ़ा/2, ये आपके पास टोटल मोल हैं, ठीक है। और इन टोटल मोल का मास अभी भी कितना है, 80 ग्राम है,
ठीक है। क्यों? डिसोसिएशन के पहले या बाद में मास नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में जो जितना टूटता है या रिएक्टेंट जितना पार्ट करता है उतना मास प्रोडक्ट में वापस भी बनता है। तो इस वेसल में मास अभी भी 80 रहेगा। और आपको याद हो एम एवरेज क्या था? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो अगर मेरे को मास पता है, टोटल मोल पता है, तो मेरे पास अगर एवरेज मोलर मास लिखना हो तो एवरेज मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर किसके बराबर होगा? 80 अपॉन में 1 प्लस अल्फा बाई 2 के बराबर होगा। और क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी दी हुई है? क्वेश्चन में ये वैल्यू 32 इंटू 2 यानी 64 दी हुई है, ठीक है। एवरेज मोलर मास जो आपको दिया हुआ है वो 64 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप इसको आगे पीछे कट पिट करके जो भी है अल्फा की वैल्यू निकालना है, अल्फा 1/2 आएगा, ठीक। दूसरा तरीका मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था अल्फा निकालने का, क्या? dt माइनस डी नॉट अपॉन डी नॉट इंटू n-1। dt यहाँ पे क्या था? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, डी नॉट था यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो dt की अगर बात करें तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी का मतलब होता था कि जो गैस आपने भरी है उसके मोलर मास का डायरेक्टली हाफ, ठीक है। तो हमने तो SO3 गैस भरी है और SO3 गैस भरी है तो इसका मोलर मास का डायरेक्टली हाफ मतलब 40। तो हमारे हिसाब से तो वेपर डेंसिटी 40 होनी चाहिए थी। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी क्या होती है कि जब डिसोसिएशन होता है, मिक्सचर बनता है, एवरेज मोलर मास बदलता है, तो उससे उसकी जो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी होगी, जो एक्सपेरिमेंटली वेपर डेंसिटी होगी, वो बदल जाएगी। और वो वेपर डेंसिटी अलग अलग हो सकती है जो कि क्वेश्चन में दी रहेगी, जैसे 32 दी हुई है और ये डिवाइड में फिर 32। और n के बारे में मैंने बोला था कि 1 मोल के चलते जितने गैस के मोल बनेंगे वो n होगा। तो 2 के चलते 3 बन रहे, तो 1 के चलते बनेगा 3/2 इंटू 1, 3/2 माइनस 1। मैंने ये डेरिवेशन करवाया था a को nb में जाते हुए दिखाते हुए, यानी 1 के चलते n बनता था, ठीक है। तो ये डेरिवेशन ये इस कंसेप्ट पे करवाया था। तो यहाँ से अल्फा निकालोगे तो अल्फा 1/2 आएगा, ठीक है। तो अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अब तो अगर मैं बात करूं इसका इनिशियल प्रेशर, तो इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? इसका इनिशियल प्रेशर 4 है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। अच्छा, इसका पहले बताओ आप कैसे लिखोगे? अगर इक्विलिब्रियम मोल्स लिखने होंगे तो इसका इक्विलिब्रियम मोल होगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा की टर्म्स में ये अल्फा/2, वहाँ भी लिखा है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर इसका इनिशियल प्रेशर 4 है, ये 0 है, तो एट इक्विलिब्रियम अगर लिखना होगा, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम ये लिखा जाएगा 4 इंटू 1 माइनस अल्फा, 4 अल्फा और 4 अल्फा/2, जबकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 4 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी 2 के बराबर। ये वैल्यू 4 इंटू 1/2 यानी 2 के बराबर। ये वैल्यू 4 इंटू एक तो ये वाला 2 और एक अल्फा वाला 2 यानी 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। इतने के बराबर आ गया। तो अब आप लोग Kp रखोगे तो Kp आपके पास क्या होगा? प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ O2 अपॉन प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ तो आपस में बराबर हैं, तो ये कट गया तो आपके पास Kp बराबर आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जो कि क्वेश्चन में 1 है, और 1 है तो भाई 1 लो और क्या है, ठीक है। तो इसका Kp आपके पास हो जाएगा 1। तो मैंने इस क्वेश्चन से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कई क्वेश्चंस में आपको अल्फा या मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, उसको आपको एवरेज मोलर मास से रिलेट करते हुए निकालना पड़ेगा। और एवरेज मोलर मास वाला वीडियो आप दोबारा से अच्छे से देख लो, ठीक है। वो गैसीय स्टेट के लेक्चर्स में भी है और यूट्यूब पे भी है। तो चलो बाकी इस चीज़ को और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।